की बात अब हम यहाँ पर करने वाले हैं और मुझे लगता है कि हमारा ये सेशन जो है रवीश और दीपक जी सबसे धमाकेदार होने वाला है। और वो ये मैं यहाँ पर चेहरे जो पढ़ रही हूँ उसी के बिहाफ पर मैं कह रही हूँ। चलिए, तो क्रिकेट की आज हम बात करेंगे क्योंकि ये आज का मुकाबला बहुत ही अहम मुकाबला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। तो कोशिश भारतीय टीम की ज़रूर ये होगी कि वो जीत तो दर्ज करेगी, लेकिन साथ ही साथ पॉइंट टेबल में किस तरह से अपने आप को नंबर 1 पर वो लेकर जाए। तो इसी पर हम करते हैं खास चर्चा। हमारे साथ क्रिकेट के 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ सुशील दोशी जी हैं, मनिंदर सिंह है, श्री संत हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और इसके अलावा हमारे साथ एक बैंड ग्रुप भी है, गौरव द वॉइस ऑफ दिल्ली। और आगे इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे दोनों सहयोगी रवीश बिष्ट और दीपक चौरसिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी। और मैं यहाँ पर जितने भी हॉल में बैठे हैं लंच के बाद, उनको मैं सबको कह देना चाहता हूँ कि इस 1 घंटे के अंदर आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कल मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया और आज कोहली टीम मोदी ने कर दिया। अब टीम कोहली को खेलना है और टीम कोहली क्या करती है, इससे यह तय होगा कि भारत को इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलना चाहिए या फिर न्यूजीलैंड से, ये तय होना है। तो आप क्या चाहते हैं, किससे सेमीफाइनल होना चाहिए भारत का, जरा बता दीजिए। इंग्लैंड के फेवर वाले कितने लोग हैं हॉल में? 1। और न्यूजीलैंड के साथ कितने वाले? बहुत कम संख्या है इंडिया इंग्लैंड वाली। इंडिया न्यूजीलैंड की जो संख्या है वो ज्यादा है, ज्यादा हाथ इंडिया न्यूजीलैंड के लिए। तो लोग नहीं चाहते कि इंडिया इंग्लैंड का मैच हो, क्योंकि इंग्लैंड ने लीग मैच में इंडिया को हराया है, वो टफ ओपोनेंट हो सकता है। लेकिन मैं इसकी शुरुआत करूं और उसके बाद, क्योंकि ऑरेंज जर्सी का भी चक्कर है, उसकी भी बात करेंगे। जैसा रवीश ने मुझे बताया था, बड़ी अनलकी हुई ऑरेंज जर्सी। उस दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत हार गया। क्या दूसरी बार वैसी नौबत आएगी? हम लोग कहेंगे कि नहीं। मेरा भी ये मानना है कि न्यूजीलैंड से खेल ले, ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम क्रिकेट पर बात करें उससे पहले एक सवाल मेरे मन में इन तीनों लोगों से है। सुशील दोशी जी, जिन्होंने क्रिकेट की कई पीढ़ियों को अपने सामने धरती पर खेलते देखा है, अपने आंखों देखे हाल से हम तक अपनी बातें पहुंचाई हैं। मैं बजट पे शुरू करना चाहता हूं। सुशील दोशी जी, खेलो इंडिया कार्यक्रम को सरकार ने एक्सटेंड किया है। दूसरी बात, उन्होंने एक बोर्ड बनाने की बात कही है जो खेल और शिक्षा को साथ साथ देखे। अगर हमको बेहतर ओलंपियन बनाने हैं, 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन, तो मुझे लगता है सब मेडल इंडिया में ही आने चाहिए ना। तो क्रिकेट के अलावा बाकी मेडल और बाकी खेल भी इतने आकर्षक हो, आपको क्या लगता है जमीनी स्तर से क्या शुरुआत करनी चाहिए? और इन 2 कदमों के बारे में आप क्या बोलेंगे जो सरकार ने भी करे हैं, खेलो इंडिया और बोर्ड बनाने को लेकर? नहीं, मैं समझता हूं कि ये अद्भुत कदम है, क्योंकि आप देखिए खिलाड़ी क्या होते हैं। खिलाड़ी होते हैं किसी भी देश के स्वास्थ्य के प्रतीक होते हैं। जब विदेशों में जाते हैं और हमारा खिलाड़ी बर्ताव करता है तो हमको पता चलता है कि भारतीय लोग इस प्रकार के हैं। और विदेशों में जाकर जब हमारा खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देता है, लोगों की आंखों से आंखें मिलाकर स्वाभिमान के साथ बात करता है और अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ देता है, तब हमें लगता है कि भारत देश अब उन्नति कर रहा है। इस मामले में जो बजट दिया गया है और खेलो इंडिया की जो थीम को आगे बढ़ाया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करूँगा, क्योंकि खिलाड़ियों को आगे लाना पड़ेगा। देखिए, केवल कहने से कि 130 करोड़ की आबादी और इसमें खिलाड़ी नहीं उभर रहे हैं, इससे काम नहीं चलना। आप ज़मीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं? अमेरिका में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, चीन कितने गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसीलिए आज चीन दुनिया में एक विश्वसनीय खिलाड़ियों की टीम तैयार कर रहा है। ओलंपिक में हम देखें, हम कहीं नहीं रह रहे हैं। लेकिन अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है तो खेलो इंडिया की इस थीम में जो बजट अलोकेशन जितना ज़्यादा किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये नई उम्मीद भारतीय खेमे में और भारतीय लोगों में बढ़ गई है कि खिलाड़ियों को अब वो महत्व दिया जा रहा है, भारतीय स्वास्थ्य को वो महत्व दिया जा रहा है और भारतीय स्वाभिमान को वो महत्व दिया जा रहा है, जो कि दिया जाना चाहिए। मनिंदर, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हम बचपन के लेवल से शुरू करें, बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखें, कितना खेल सकता है ये देखें, प्रॉपर कोचिंग के अवसर प्रदान करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें। क्या इन चारों चीज़ों को डिफरेंट स्पोर्ट्स में, हम क्रिकेट का तो बहुत राइज हमने देखा, लेकिन बाकी खेलों की अगर बात करें, धीरे धीरे सब पॉपुलर हो रहे हैं। क्या करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, खास तौर पर ट्रेनिंग के नजरिए से बचपन में? देखिए, जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, बीसीसीआई को बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो बेहतरीन है और काम करने वाले लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आप जितनी मर्जी स्कीम्स निकाल के ले आएँ, लेकिन जो काम करने वाले, जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, अगर वो जेन्युइनली काम नहीं करेंगे
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना भी बजट एलोकेट कर दीजिए, वो बजट तो पहले भी एलोकेट हो रहा था, लेकिन कभी कोई खिलाड़ी इनकरेज नहीं किए जाते थे छोटी उम्र से। सुशील दोषी सर ने चाइना की बात की, अमेरिका की बात की, वहाँ पर 7-7, 8-8 साल के जब बच्चे होते हैं उनको उसी समय परख लिया जाता है और उनको उस तरफ ट्रेनिंग दी जाती है और उनको उनकी फैमिलीज़ को ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि इनको हम देखेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। बजट एलोकेट हो लेकिन वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। और जो अंदर से आना चाहिए कि हमें ये काम जेन्युइनली करना। देखिए मोदी साहब की गवर्नमेंट में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो भी कोई काम हो रहा है वो जेन्युइनली हो रहा है। सो आई होप कि यहाँ पर भी वो जेन्युइनिटी हो और जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हों उनको ज़मीनी स्तर से वो कोचिंग देना शुरू किया जाए, उस तरह से मेंटली तैयार किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। श्रीशांत, आप बड़े यंग एज से टीम इंडिया के अंदर आ गए थे। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कैसे आपने इस खेल को पिक किया और कैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप ली, क्योंकि आपको भी बचपन से लेके एक लंबा वक्त लगा होगा टीम इंडिया तक पहुंचने में। तो आपको जिस सहूलियत की बात कर रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए मनिंदर जी बधाई दे रहे हैं, वो सब चीज़ें मिलती गई या संघर्ष करना पड़ा? और बच्चों के लिए आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मैं बोलूँगा मेरा संघर्ष था, मगर जैसे मैं केरला से हूँ और जैसे सर ने अभी सुशील दोषी सर ने बोला कि ओलंपिक्स के बारे में, बहुत सारे ओलंपियंस थे और मेरा स्विमिंग कोच भी विल्सन चेरियन सर थी जो ओलंपियन है, और बहुत अच्छे मोटिवेशन मिलते थे। मगर सर्कमस्टांसेस हम क्रिएट करते, हम उनके लिए वेट कर रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। मगर भाजपा गवर्नमेंट की दान देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये जो कदम निकाला है। मगर इट डिपेंड्स ऑन जो लोग नीचे काम कर रहे हैं, वो जैसे सर ने बोला अभी, वो नीचे जो काम कर रहे हैं क्या वो फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई यंगस्टर अगर एकेडमी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, हर कोई पेरेंट्स यही चाहता है कि वो क्रिकेट खेला, आजकल वही चल रहा है। तो मैं बोलूँगा यस आई एम ए क्रिकेटर, मगर यही कोशिश रहना चाहिए कि हर स्पोर्ट खेले, और जो स्पोर्ट में फेल होता है वो मैं बोलूँगा फेलियर शुड बी ए स्टेपिंग स्टोन। तो जो स्पोर्ट में उतना अच्छा नहीं है तो भी उसको भी वो भी खेलना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में ही वो फेलियर का वो फीलिंग आया और यू नो ओनली सक्सेस देन सडनली व्हेन फेलियर हिट्स यू वो नीचे चला जाता है। तो मैं बोलूँगा वो भी देखना चाहिए कि वो एक अच्छा मेंटर, अच्छा कोच, सिर्फ फंड से कुछ नहीं होगा। बहुत ही अच्छा, जैसे सर ने भी बहुत सही बोला बीसीसीआई के बारे में, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। और अगर कोई जीता, जैसे कोई ओलंपिक गोल्ड जीता, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर फंड्स। तो और मैं कॉर्पोरेट्स को बोलूँगा अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प अदर स्पोर्ट्स। सिर्फ क्रिकेट इज़ नॉट द स्पोर्ट वी प्ले। तो मुझे तो इतना खुशी होगा कि अगर और जैसे फेल्प्स के पास तो आई थिंक मोर देन 23 गोल्स रादर देन मोर देन ए कंट्री। सो मैं बोलूँगा इंडिया कैन डू मच वंडर्स। एंड एक ही ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। ओलंपियंस बहुत सारे हैं, मगर यस लेकिन श्री भाई एक चीज इसमें है, और दीपक सर एक चीज है कि क्रिकेट ने इतना ज्यादा एक्सप्लोर इसलिए किया और इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए भी हुआ क्योंकि प्राइवेट था। जिस चीज में हमारे देश में ये राज किया या राष्ट्र या गवर्नमेंट फंडिंग आ जाती है, वो स्पोर्ट्स वहीं रुक गया। आप हॉकी की भी दशा देख लीजिए, कितना अच्छा चल रहा था। बाकी स्पोर्ट्स इसीलिए पीछे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास थे और बीसीसीआई जो था वो प्राइवेट सेक्टर के पास था, इसलिए ज्यादा उसने फायदा किया। तो अगर खेलों के जो बोर्ड है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। हॉकी इंडिया की आप बात करें, वो भी प्राइवेट सेक्टर फेडरेशन से फंडिंग उनकी गवर्नमेंट से होती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, था अभी जो गवर्नमेंट है ब्रिलियंट है, आगे ऐसा नहीं होगा। नहीं, वी आर पॉजिटिव, वी आर होपफुल। नहीं, ये क्या कह रहे हैं पता है? ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। Absolutely. श्रीशांत कह रहे हैं। जय ये बीजेपी। श्रीशांत कह रहे हैं। Absolutely. मनिंदर, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि नीयत जब तक सही नहीं होगी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो नीयत सही होनी बहुत ज़रूरी है। आपने बीसीसीआई की बात की, क्यों इतनी तरक्की की बीसीसीआई ने? क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी थी और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनकी एक जिम्मेदारी थी कि ये स्पोर्ट एक्सेल करे। सो ये आना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे और आंसरेबल होना पड़ेगा। आप जिसको जो पोजीशन देंगे उसको 2 या 3 या 4 साल बाद आंसरेबल होना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम जाएं शर्मा जी के बेटे और शर्मा जी के दामाद पे। सब इंतजार कर रहे हैं और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे। सुशील जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट की लोकप्रियता अन्य खेलों को खा रहे, इसके बारे में भी सोच विचार करना पड़ेगा। देखिए पॉलिटिशियंस भी जब चुनाव लड़ रहे थे ना, वो कह रहे थे कि मोदी सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है, कोई कह रहे थे कि उनका डिफेंस बहुत अच्छा है।
जब कांग्रेस मुश्किल में थी तो लोग ये कह रहे थे कि स्टिकी विकेट पर है। इन्हें क्रिकेट इतना लोकप्रिय और जन जन में समा गया है। कई लोगों का ये भी मानना है कि क्रिकेट की लोकप्रियता अन्य खेलों को खा रही। हॉकी अगर इतना नीचे आ गया तो हॉकी वाले कहते हैं हॉकी जाए भाड़ में, एक हॉकी खिलाड़ी ने ये तक कह दिया था। तो दूसरे खेलों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये खेलो इंडिया का आगे बढ़ाने का मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी इतना ध्यान दिया जाए, उनमें भी उन्नति कराई जाए। और ओलंपिक खेल जो हैं, देखिए क्रिकेट कोई ओलंपिक खेल नहीं है, इससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। यहाँ के लोगों को जरूर खुशी होती क्योंकि हमारे रग रग में क्रिकेट समाया। लेकिन देश के देखने का नजरिया बदला है। इसी कारण से सानिया मिर्जा भी स्टार है, साइना नेहवाल भी स्टार हैं। इसी के चलते अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया ओलंपिक के अंदर, और सुशील कुमार भी कई जगहों से गोल्ड जीत कर आते हैं। इसी के चलते रेसलिंग पर हमने देखा आमिर खान और साथ ही साथ सलमान खान दोनों को फिल्में बनानी पड़ गई। और हॉकी के लिए भी हमने देखा, अभी सब बोल रहे थे चक दे इंडिया का गाना सुना दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब शायद हम समझ रहे हैं, हमको खेलों का इंपॉर्टेंस पता लग रहा है, और मुझे लगता है रवीश इसीलिए थोड़ा भी इंतजार नहीं करना चाहिए, हमको सीधे मैच पर चला जाना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, चले जाना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा इसके लिए जो हमारे देश की जो जनता है उसको अपनी साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी। हम जो खेल खेलते हैं, अदर स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, वो शायद एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, प्रोफेशनली नहीं खेलते हैं। इसीलिए जो भी प्लेयर है, आज टेनिस में विंबलडन चल रहा है, आप देख लीजिए, सानिया मिर्जा के बाद भारत के पास कोई टेनिस प्लेयर नहीं है। ये आप देखिए इस देश में महेश भूपति, लिएंडर पेस 40-40, 42-42 साल तक खेलते रहे। उसके बाद कोई तीसरा मैन प्लेयर नहीं आया। जो भी आए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, डेविस कप खेलते रह गए। तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजी को बदलना पड़ेगा, जनता को अपनी उनको सोचना पड़ेगा कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे भी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और ज्यादा नाम कमा सकते हैं। लेकिन आपने चक दे इंडिया की बात की, तो गौरव हमारे साथ हैं, मैच की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव, चक दे इंडिया। डेफिनेटली, और ऑडियंस का साथ चाहिए, रेसेंस में किन्ने के साथ में गाएंगे सारे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, तब से आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, तब से आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी। तो दीपक जी, आज ऑल इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और आखिरी लीग मैच है। और सारे जो फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि इंडिया इस मैच को जीते, पॉइंट्स टेबल को टॉप पे करे। मेरे साथ श्रीशंत हैं, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं, 2007 वर्ल्ड T20, 2011 जो कि भारत ने 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप जीता था। श्री, मुकाबला श्रीलंका से है, और ये श्रीलंका वही टीम है जिसके खिलाफ आपने फाइनल मैच खेला था, और भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 28 सालों के बाद। अप्रोच क्या रखनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सेमीफाइनल में हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की इस मुकाबले के लिए? अप्रोच सेम होना चाहिए। मुझे लगता है जो मैंने बोला भुवनेश्वर कुमार को रस करके, आई डोंट थिंक 4 सीमर्स की ज़रूरत है। मैं बोलूँगा वो कुलदीप और चाहल का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। अगर कुलदीप का अच्छा नहीं जा रहा तो श्योरली रविंद्र जडेजा, क्योंकि वो बैट्समैन भी आ जाएगा, लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर है। तो अप्रोच तो सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीतने के नहीं कि श्रीलंका का मैच आ जाए और आराम से खेलेंगे, प्रैक्टिस मैच जैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो बोलूँगा नंबर 1 बनो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, न्यूजीलैंड है इंग्लैंड है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें वर्ल्ड कप। आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स, एंड ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा है 2003 में जो हमको हराया, तो उससे भी बहुत 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 फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं तो बोलूँगा न्यूजीलैंड, क्योंकि अगर नंबर 1 और ऑस्ट्रेलिया हारना चाहिए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल होगा तो ग्रेट विल बी, क्योंकि बारिश में वो बच गया था। अभी बदला लेना है, बदला लेना है मनिंदर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आज के मैच को देखा जाए,
कई लोग सोच रहे हैं पॉइंट टेबल को अगर टॉप करते हैं, जो श्रीशांत ने बात कही, आपको लगता है कि क्या ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेगा टीम इंडिया पे अगर हम पॉइंट टेबल पर टॉप करते हैं? और क्या हमको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम इंग्लैंड से खेलें या दूसरी टीम से खेलें? क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं इंग्लैंड से हम एक बार हार चुके हैं, हम शायद ना खेले सेमीफाइनल तो बेहतर होगा। आपका क्या सोचना है? मुझे ऐसा लगता है चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए कि किसके अगेंस्ट खेलना है। चिंता ये करनी चाहिए कि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो सही उतारे। जैसे श्रीशांत ने बताया कि 4 फास्ट बॉलर्स इंडियन टीम लेके उतरे, और जिस तरह की पिचेज है इंग्लैंड में इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो स्पिनर्स के लिए मदद है। और अगर आपको कुलदीप यादव कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे तो आपको रविंद्र जडेजा को खिलाना चाहिए। आपके पास 2 स्पिनर्स रहने ही चाहिए, क्योंकि आप जब 4 सीमर्स खिलाते हैं और भुवनेश्वर कुमार को आप नई बॉल देते हैं तो फिर आपने क्या किया? शमी, जिन्होंने आपके लिए इतने विकेट्स लिए 3 मैचेस में, पिछले मैच छोड़ दीजिए, उससे पहले 3 मैचेस में उन्होंने 4, 4 और 5 यानी 13 विकेट्स लिए थे, उनको आपने नंबर 1 चेंज पर बॉलिंग दी। सो उनका जो स्टिंग था उनकी बॉलिंग से निकाल दिया, क्योंकि फास्ट बॉलर के हाथ में जब नई बॉल आती है तो उसका एक अप्रोच ही अलग होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 सीमर्स के साथ ही जाएं, 2 स्पिनर्स खिलाएं, जो कॉम्बिनेशन है वो पहले सही करें, क्योंकि हमने रवि शास्त्री और विराट कोहली के साथ देखा है कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में भी उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन होता था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से हम वो टेस्ट सीरीज़ हारे थे और उस इंडियन टीम को वो टेस्ट सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। सो ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन अगर हम सही करके चलेंगे और पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ना चाहिए न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड है सामने। सुशील सर, इंडिया का समअप अगर करें, यहां तक जो आई है भारतीय टीम, क्या हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं? लॉर्ड्स में 14 तारीख को तिरंगा लहराएगा। और मुझे आप में से ये डिसाइड करके बताइए कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर किसी की राय है तो बताइएगा, तब तक सुशील सर बोलते हैं। सर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ चुका है जी। आप विश्व कप जीतना चाहते हैं तो आया राम आपके सामने आए या गया राम आए, आप तो जीतिए। जो भी सामने आए ये सोचिए ही मत कि ये कमज़ोर है, ये ज़्यादा ताकतवर है। आप तो जीत का सिलसिला कायम रखिए। और जीत का जो रहता है ना कि उसके जो रसायन रहते हैं शरीर में, जब आप जीतते जाते हैं ना तो शरीर में रसायन अलग तरह के दौड़ने लगते हैं। जीत के रसायन आपसे अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, और मैं समझता हूं कि भारत ये विश्व कप जीत सकता है, उसमें वो काबिलियत है। रविश, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या विराट कोहली ऐसी टीम बना चुके हैं? हर टीम तो नहीं जीत सकती, जीतने की आदत पड़ती जा रही है टीम इंडिया को, या जीतने की आदत होनी चाहिए अगर नहीं है तो? आप क्या सोचते हैं, जीतना क्या वाकई एक आदत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हैबिट है और विराट कोहली इस हैबिट को बहुत पसंद करते हैं। और देखिए, आप ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को जिताया। 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता, उस टीम के वो मेंबर थे, और आज एज ए कैप्टन उस दहलीज पे खड़े हैं कि 2 कदम दूर बस भारत से वर्ल्ड कप है। अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया में, देखिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया था, लेकिन इस बार जब भारत ने टेस्ट सीरीज जीती तो विराट कोहली ने एक बात कही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज जीतने से सेटिस्फाई नहीं होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक डिकेड तक क्रिकेट को डोमिनेट किया, वही मैं भारतीय क्रिकेट के साथ भी चाहता हूं। यानी कि उनका विजन बहुत बड़ा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, आपको डोमिनेट करना है वर्ल्ड क्रिकेट को। ये विराट कोहली का विजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय क्रिकेट। श्रीशांत, मोदी जी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? एक्चुअली मोदी को वो भी डोमिनेट करने की बात करते हैं। दीपक सर, श्रीशांत हर जगह हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, बिग बॉस में भी हैं, क्रिकेट में भी हैं, और फिल्मों में भी हैं, और डांसिंग में भी हैं। डांसिंग में। भगवान की शुक्र है। ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, अगर आप बोलेंगे तो ये करेंगे यहाँ पर टीम इंडिया की जीत के लिए। पहले उनका जवाब देता हूँ। मैं बोलूँगा कि भगवान की शुक्र है, जैसे मैंने पहले बोला जब ओलंपिक्स की बात हो रही थी, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, मैंने यही बोला कि हर कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स इज़ फॉर एवरीबडी। तो हर टैलेंट को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हमेशा क्लास बंक करने के लिए थोड़ा मिलता है कि डांस करो, म्यूजिक क्लास जाओ या तबला बजाओ, को जो भी है। तो मैंने सब कुछ किया, और मतलब क्लास भी बंक की आप? बंक तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है। तो क्योंकि अगर कुछ करना है तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसीलिए सैक्रिफाइस किया था। बहुत कुछ किया वैसे आप। तो मैं बोलूँगा, अरे मैं क्या बोल सकता हूँ अभी, आपने ही उस जवाब दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है टैलेंट इज समथिंग विच एक्सपीरियंस कैन नॉट डू, and experience is something which talent cannot do, but if they both combine together they are extraordinary. So God श्री, आप 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, और
महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, विराट कोहली भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि भारतीय गेंदबाजों को आपको कोई टिप्स देने हो एग्रेशन को छोड़कर, अगर कोई और टिप्स देने हो तो क्या टिप्स होंगे आपके? एग्रेशन तो पूरी विराट ने ले लिया है पूरी 6-5 हाँ, वो साल आपने से तो पैटर्न पास कर दिया। नहीं नहीं मैंने नहीं पास किया, धोनी भाई ने पास किया। धोनी भाई कूल है का उसके अंदर, मुझे नहीं लगता बाहर उतना कूल है। मुझे लगता है सौरव गांगुली ने पास किया, दादा क्योंकि मेरे लिए- इंडियन क्रिकेट को मेरे- अगर एग्रेशन दिया तो सौरव ने दिया। मेरे लिए मैं बोलूंगा जो विजन विराट बोल रहा है वो गांगुली ने शुरुआत किया था। मुझे अभी भी याद है 2003 में जब हमारा कैंप हुआ था जॉन रेड के नीचे, उधर उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया तो क्या उससे भी बेहतर टीम बनना है इंडिया को। तो और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि विराट जैसा बंदा है, स्कॉर्पियन, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, और रिकॉर्ड्स उनके लिए उतना मायने नहीं रखते क्योंकि टीम इंपॉर्टेंट रखते हैं। और जैसे उनको सपोर्ट मिल रहा है और जैसे उन्होंने सारे कंट्रोवर्सी को बाहर निकाल के अग्रेशन भी उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, क्योंकि परफॉर्मेंस आ रहा है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टीम। आई एम श्योर कि विराट कोहली इंडियन क्रिकेट को नहीं, इंडियन स्पोर्ट्स को नहीं, पूरी हिंदुस्तान को जैसे मोदी जी कर रहे हैं उससे भी आगे जाए विराट, मैं दुआ करूंगा। मगर अभी फिलहाल वो मोदी जी को फॉलो कर। अच्छा, एक सवाल मैंने सोच के रखा है श्रीशांत, मैं उससे बिल्कुल आखिरी में आऊंगा क्योंकि वो मेरे को ब्रेकिंग न्यूज देगा। लेकिन मनिंदर जी, मैं आपसे यहां समझना चाहता हूं, आज के मैच की अगर बात करी जाए, आपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बात की जाए, टीम की बैटिंग को लेकर आप कॉन्फिडेंट है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठे कि धोनी ने ठीक मैच फिनिश नहीं किया, धोनी की काफी आलोचना हुई, यहां तक कि सौरव गांगुली ने यहां तक कह दिया कि धोनी आखिरकार इस मैच में इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो क्या फिनिशिंग को लेकर, मिडिल ऑर्डर को लेकर हमारी वो प्रॉब्लम बरकरार है? इस मेंटल ब्लॉक से निकलना है तो टीम इंडिया को क्या करना चाहिए? नहीं, मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम तो बरकरार है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और इसीलिए विराट कोहली को थोड़ा सा और जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि 5 अर्धशतक लगा चुके हैं, अभी तक शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और मुझे याद है जब हमने ये शो शुरू किया था तो हमने एक बात की थी कि विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप में 9-10 मैचेस मिलने हैं, 3 सेंचुरीज लगाएंगे। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब 3 मैचेस बचे हैं फाइनल तक, अगर आप देखें इंडिया टीम पहुँचती है तो 3 शतक अगर वो लगा देते हैं तो फिर वो जो प्रॉब्लम आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि महेंद्र सिंह धोनी का जहाँ तक सवाल है वो टच नहीं लग रहा, क्योंकि हमने IPL में भी देखा था बेहतरीन टच में थे, इस साल की शुरुआत भी उन्होंने बेहतरीन की, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेल के की। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आके थोड़ा सा धीमा हो गए, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। जो सौरव गांगुली ने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने हमें एक ऐसी आदत डाल दी है और फिर जब इस तरह से खेल रहे हैं इस समय तो वो प्रॉब्लम लगने लग जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कई बार जो कोचेस रहते हैं, जो थिंक टैंक है टीम के साथ में, उनको बात करनी पड़ती है बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है और उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये कह देना कि धोनी को पता है कि उनको क्या करना है और फिर उनको आप छोड़ दें, अगर कोई गलती हो रही है, कई बार जब आप बीच मझधार में होते हैं आपको समझ नहीं आता कि आपसे क्या गलती हो रही है, लेकिन जो बाहर बैठे हैं उनको पता चलता रहता है और टीम के कोचेस का यही काम है। सो वो रियलाइज़ करवा दें। अदरवाइज़ मुझे लगता है ऋषभ पंत आए नंबर 4 पर, उन्होंने एक अच्छा एटीट्यूड दिखाया है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मिडिल ऑर्डर क्राइसिस है वो इस प्रेशर सिचुएशन में आके इंडियन टीम इससे निकल जाए। जी श्री, इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी बातें की जा रही हैं और हालिया जो रिविलेशंस हो रहे हैं और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, MSD का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। आपने उनके साथ इतनी क्रिकेट खेली है और अब हम जब देखते थे कि बड़े बड़े खिलाड़ी जब रिटायर होते थे तो एक हेडलाइन छपती थी अखबार में, परफेक्ट टाइमिंग, कि बिल्कुल सही टाइमिंग थी, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। आपको लगता है 2019 वर्ल्ड कप इज अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर MS धोनी? मुझे एक बात कहनी है यहाँ पर। मैंने आज देखा अपने मोबाइल फोन पे कि धोनी ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इसी वर्ल्ड कप में रिटायर हो जाऊं। मुझे लग रहा है रवीश भी उसी कैंप का है। नहीं, मैं चाहता हूं 2020 धोनी रिटायर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। रवीश भाई उनका बहुत बड़ा फैन, उनकी फ़ोन देखिए तो पता चल जाएंगे, उनकी कवर पेज भी धोनी 7 है और वेरी पेट्रियोटिक। मैं इतना बोलूँगा, आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू से अबाउट धोनी, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है और मैं बोलूँगा कि उनको पता है, जैसे सचिन भाई जी ने रिटायर किया, उनको पता है कब क्रिकेट छोड़ के जाना है। और फिलहाल मुझे बहुत ही अच्छा बात एक लगा कि सारे रिटायर करके कमेंट्री या फिर शोज़ या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मगर धोनी भाई ने सीधा बोल दिया है मुझे राजनीति कुछ में इंटरेस्ट नहीं है और मैं सीधा आर्मी को सर्व करूँगा। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, जो भी वो करेगा अच्छा ही करेगा, तो देश के लिए करेगा, तो ऑल द बेस्ट है। श्री, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोई यॉर्कर पे आउट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास एक एज है हेलीकॉप्टर शॉट की। आपने उनको यॉर्कर पे आउट किया तो उसके बाद डांट पड़ी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि IPL का मैच था और उसके बाद आपको इंडियन टीम में जुड़ना था महेंद्र सिंह धोनी के साथ। डांटते भी हैं धोनी, क्योंकि हमने देखा है मनीष पांडे को डांटते हुए देखा, बहुत खिलाड़ियों को। आपको कितनी डांट पड़ी है धोनी से?
और इस वाक्य के बारे में कुछ बताइए। रिकॉर्ड ब्रेक मेरा करना बहुत मुश्किल हुआ किसी को, क्योंकि धोनी भी अभी रिटायर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता जितना डांट मुझे मिले उतना किसी को मिला होगा। मगर यॉर्कर की बात करता हूँ, मैं तो बोलूँगा सारे यंगस्टर्स को, जो भी है, जो ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि धोनी भाई का सबसे फेवरेट शॉट हेलीकॉप्टर शॉट था, और मुझे बोला था कि यॉर्कर पर तो कभी आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरा बैक इंजरी हुआ था, मैंने विजुलाइज करने लग गया था कि जैसे मैं इंडिया के लिए खेला, सचिन बाजी का विकेट विजुलाइज किया और सचिन बाजी को आउट कर पाया भगवान की कृपा से, तो विजुलाइज करता था मैं ऑलरेडी अचीव किया। और जब मैच मिला 145.6 का स्पीड में यॉर्कर आया,
खत्म हो गया मगर मेरा नहीं, अभी भी ये चलेगा। Come back and you get a दिया था। क्या ये कंसर्न रहेगा कि टॉस जीत के श्रीलंका करने आती है और शुरू में जिस तरह की कंडीशंस है इंग्लैंड में एक
देखिए मुकाबला होगा होगा, जीतने का मजा आता है तब बड़ा, श्रीलंका से जब वो सामना ओले ओ मुकाबला मुकाबला होगा होगा, मुकाबला मुकाबला होगा होगा। लव यू। मैं थोड़ा डांस से भी थोड़ा डर रहा हूँ क्योंकि देखो शी वाज देयर, स्तुति वहाँ पे बैठी जिन्होंने आपके साथ डांस किया था। उन्होंने वो पहला एपिसोड जो इंट्रोडक्शन था उनमें था और वही गाना बजा था। मैंने बोला यही बजाना, मगर शी वाज सो गुड, तो इसीलिए वो सब नहीं बैठे, तो मैंने बोला यार थोड़ा आराम से डांस करेंगे आज। चलिए उनको भी बुलाएंगे। लेकिन श्री, इस वर्ल्ड कप की अगर मैं इस मैच पे ना जाऊं, इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, तो भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो बाहर हुआ उन्होंने सारा दोष जो है भारत के ऊपर मढ़ दिया। वो कह रहे हैं कि भारत जानबूझ के इंग्लैंड से हारा इसलिए हम बाहर हो गए। सारे जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने पहले ही कह दिया था भारत नहीं जीतेगा, फिर भारत नहीं जीता तो हाँ यहाँ तक कह दिया, बहुत सारी बातें कह दी। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कैसे किया जाता है, उनको तो बहुत एक्सपीरियंस है इसका। यार ये सब चीजें जो आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान की मीडिया में भी यही चल रहा था कि हिंदुस्तान हार गया, इसलिए हार गया कि ये जो पाकिस्तान बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो बोल रहा था टीवी में भी, उन्होंने क्या किया है वर्ल्ड कप में? मैं कुछ और बोलने वाला था तो बोला ही है। नहीं, मैं समझ गया, आप शोएब अख्तर और बाकी खिलाड़ियों के लिए आप शोएब भाई बोल रहे थे, वसीम भाई बोल रहे थे, यार आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने तो आके हारे, आपको वकार भाई, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, क्या क्या लाइनअप थे, सचिन भाई और वीरू भाई ऐसे खेल रहे जैसे कि टेनिस बॉल खेल रहे। तो पाकिस्तान, पहले आप क्रिकेट सीखो फिर बात करें। लेकिन जब आपकी बात होती थी मैदान में, पाकिस्तान के साथ जब मैच होता था, तो कितनी स्लेजिंग और कितनी एब्यूजिव जो काम उनको करना आता है वो स्लेजिंग है, वो तो ठीक ठाक कर लेता है। उनको लगता था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जीतते बोलते थे यार हार्ड लक यार, शाम को पार्टी में आ जाना। तो पार्टी में, अच्छा ये बताओ, दोस्ती यारी होती है ना इंडिया पाकिस्तान का, बहुत हमेशा पहले होते थे। और शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान अभी भी टॉप 3 या 4 में है, क्योंकि आप हिंदुस्तान से खेलते नहीं सिर्फ सिवाय आईसीसी के टूर्नामेंट में। आईसीसी में आते हैं फिर हार जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो मैं पाकिस्तान को बोलूँगा यार सुन, आप लोग बोलना कि आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलना है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी सब खेलेंगे। अच्छा ये एक परेशानी पाकिस्तान के साथ वैसे भी है, क्रिकेट छोड़ दीजिए, वैसे भी उनको एक परेशानी है हिंदुस्तान के साथ कि कुछ भी उनके साथ गलत होता है तो कहते हैं ये हिंदुस्तान की वजह से। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना क्रिकेट करूँगा। इमरान खान जो क्रिकेटर थे उन्होंने क्या किया? उन्हें तो हरा। बिल्कुल 1992 में वो कप्तान थे और हारे थे, भारत से हारे थे। भारत से हारा ना, वही चल रहा है। और मैं ये एक बात जानना चाहूंगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान की बात आती है और जब भी आपने पार्टी की बात कही, क्रिकेट की बात कही, तो सुशांत मैं जानना चाहूंगा आपसे, जब आप क्रिकेट टीम में खेला करते थे तो 2 भारत के खिलाड़ी जो खूब पार्टी करते थे और 2 पाकिस्तान के खिलाड़ी जो खूब पार्टी करते हैं। एक श्रीचंद खुद थे। नहीं, उनका नाम मैंने छोड़ दिया, एक्सक्यूज कर दिया, आज अपने बारे में बोल मत बोलिए। मैं किधर करता हूँ, मैं तो बीजेपी पार्टी में हूँ, कोई और पार्टी में नहीं हूँ। हाँ, मैं बीजेपी कार्य करता हूँ, आई एम प्राउड। तो इसीलिए जब से आए हम यही बोल रहे हैं मुमकिन है। बिल्कुल। सबसे बेस्ट तो युवराज सिंह, यूवीपा और बजीपा का एक अलग स्टाइल और स्टाइल में रहने का वो वाला फील था जी। पाकिस्तान की तो सारे वो इसीलिए तो आता है पार्टी करने, तो उसमें हर कोई है। इंसमाम भाई भी तो बैठते थे, हर कोई कह रहे हो वो अपने वहाँ पे पार्टी नहीं कर पाते? अपने आप पे भी वो, हम मेरा पहला सीरीज पाकिस्तान में तो उधर भी बहुत सारे पार्टी होते थे, मगर चलिए हम म्यूट कर देते हैं। हाँ अच्छा था, वी हैड अ ग्रेट टाइम, दोस्ती यारी। मनिंदर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पाकिस्तान का दौरा आपने भी किया है, तो उस समय तो बहुत ज्यादा टेंस रिलेशन होते थे। अब तो चलिए आईपीएल भी करीब लाया कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाद क्रिकेट जैसे जैसे टीवी पर आने लगा और दुनिया का सबसे पॉपुलर गेमों में से एक हो गया, मेरे ख्याल से ये तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच और बढ़ता जा रहा है। आप मानेंगे मनिंदर जी इस बात को? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है मेरे ख्याल से। जब ये इंडिया और पाकिस्तान के जब भी मैचेस हुए, तनाव तो रहा ही है, क्योंकि मेरा पहला दौरा पाकिस्तान का ही था। 1982 में हम पाकिस्तान गए थे और हमें एक चीज़ बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने बिठा के बोली थी, आप हारेंगे, हमें पता है हार के आने वाले हैं, क्योंकि उनके भी अंपायर्स भी उन्हीं के हैं, वहीं पर मैचेस हो रहे हैं, लेकिन आपने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक आदेश है कि आपको बताया जाए कि किसी तरह का वहाँ पर झगड़ा नहीं करना। सो ये उस टाइम की बात है।
सर एक चीज़ शेयर करूंगा पहली बार खुला से एक और बार जी। जब पाकिस्तान का सीरीज हुआ था 2007 जिधर वो शाहरुख भाई के साथ मैंने नाच वगैरह किया तो बहुत बड़ा वो हो गया था, मगर वो सीरीज में 3 मैच पहले जो 4 मैच मुझे बाहर बिठाया था बोल के तू बहुत अग्रेसिव है, फ्रेंडली सीरीज चल रहा है, दोस्ती यारी चल रहा है, तुझे नहीं खेलना है। तो मैं वो याद शेयर करना चाहूँगा। और सिर्फ 4th मैच मिला था, मैं लिटरली तड़प रहा था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2 मैच जीता, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं मिले थे जी। और जो इंडिया में सीरीज़ हो रहा है उधर मुझे खेलने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि सेलेक्टर्स और कुछ लोगों ने डिसाइड किया था कि श्रीशांत को रेस्ट देना चाहिए, रोटेशन चल रहा है, तो खेलने नहीं मिला। और एक ही मैच मिला था जयपुर में पाकिस्तान के खिलाफ। आई एम प्राउड टू से जो बंदे मैंने मुझे 21 रन मारा था, इमरान ताहिर, सेम बैक टू विजुअलाइजेशन, उनको लेग स्पिन करके आउट किया था और 4 विकेट निकाले थे। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नो पाकिस्तान के लिए यार मुझे भी बाहर बिठा दिया दोस्ती यारी बोल के। तो दैट इज ओनली वे व्हेन समवन इज डूइंग वेल। बाकी जहाँ तक पार्टी का बात है, वो बेचारे उनके देश में इतने बंधे रहते हैं कि जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर उनको कुछ और दिखता नहीं। दुबई में ही रहते हैं वो लोग। बिल्कुल। सो पार्टी फिर उनको पार्टी दिखता है। इन्होंने कहा कि सबसे जो इंडिया की टीम में युवराज का नाम लिया, ये खुद सबसे बड़े पार्टी बाज। मैंने वो पहले ही कह दिया था, लेकिन दीपक सर मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा जो मैं भी एक पाकिस्तान की बात बताना चाहूंगा रवि साहब के जो बाद। मन्नी सर ने मुझे बताई है। मन्नी सर ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में सीरीज खेलने गए थे और ट्रेन से जा रहे थे और मनी सर अपनी सीट से उठ के गए तो 2 अंपायर आपस में बात कर रहे थे और दोनों अंपायर ये बात कर रहे थे कि तूने कितने विकेट लेने हैं। तो वहां पाकिस्तान के जो अंपायर, ये 2 अंपायर थे, खिजर हयात और शकूर राना, और ये आपस में बात कर रहे थे और हम लोग भी बैठे थे साथ में और वो बड़े बड़े गर्व से बात कहते थे। हालांकि मरासी हम उनको बोलते हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा मजाक करते थे और उन्होंने कहा कि पहले 4 विकेट इमरान ले लेता, उसके बाद 4 ये ले लेता, 2 मैं ले लेता हूँ, मैच तुम्हारा ख़त्म कर देते हैं हम वहीं पे। इस सिलसिले में मुझे भी याद है 1978 और 1982 दोनों ट्रिप में मैं पाकिस्तान कमेंट्री करने गया था। और 1982 में जब मनिंदर सिंह गए थे तब मैं भी गया था। तो तब मुझे याद है कि एक जगह भाषण दे रहे थे वहाँ के राष्ट्रपति ज़िया-उल हक, और वो कह रहे थे कि भैया हमारे पास सुनील गावस्कर और विश्वनाथ मिल जाएं तो वी विल बी द वर्ल्ड बीटर्स। तो एक भारतीय खिलाड़ी ने टंग इन चीक कहा कि आप ये दोनों ले लो भाई, लेकिन दोनों अंपायर हमें दे दो तो हम तो वैसे ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन मैं एक अपनी मेमोरी बताना चाहूंगा पाकिस्तान की। मैं कई बार पाकिस्तान गया हूं और एक बार पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ गया था। जितनी रात में शानदार पार्टियां पाकिस्तान में होती देखी है मैंने, वो मैंने शायद दिल्ली या मुंबई में भी नहीं देखी। लेकिन खुलकर नहीं होती, क्लोज डोर्स में ही होती है। हाँ, क्लोज डोर में होती है। अब ये तो दीपक सर ही बताएंगे क्लोज में पार्टी की थी या ओपन में की थी, लेकिन चलिए हमारे नहीं क्लोज डोर थी। अब मैं कौन कौन पॉलिटिशियन उसमें थे उसके नाम नहीं लूंगा जी। लेकिन अब वर्ल्ड कप पे आता हूं मैं और सुशील सर से स्टार्ट करता हूं। सर क्या लग रहा है फाइनल में भारत के खिलाफ कौन सी टीम होगी? इट विल बी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कौन सी टीम होगी जो फाइनल मुकाबला खेलेगी 14 जुलाई को? नहीं, अब भारत पहले तो जीते और मुझे नहीं, लगता मैं तो है आपकी कि भारत prediction जीतेगी। पूछ रहा हूं। भारत जीतेगी जी। मुझे लगता है भारत जीतेगी और फाइनल किन 2 टीमों के बीच होगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होगा, मनी मुझे सर। ऐसा लगता है। और बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हो और इंडिया की टीम जीते, क्योंकि हम लीग स्टेज में भी ऑस्ट्रेलिया को हमने बुरी तरह से हराया था, जो कि बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको हरा के जो मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस समय, वो फिर असली रस आएगा कि हाँ हमने वर्ल्ड कप जीता है। श्री, मैं पहले ही बोला था ऑस्ट्रेलिया, मगर अभी कुछ ज़्यादा आया बदला, क्योंकि इंग्लैंड ने हमें हराया था ना, अभी एक ही मैच हारा है ना हमने। इंग्लैंड से यार इंग्लैंड से ही खेलेंगे यार। और अच्छा। अंग्रेज की जगह पे लगान वसूलना है। गेम सेट मैच। अच्छा श्रीशांत, एक आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज देकर जाएं। चलते चलते हम गाना बजाएं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, 2019 के चुनाव तो हो गए, 2024 में आप टीम इंडिया से खेल चुके हैं, अब टीम मोदी से खेल लें, चुनाव लड़ेंगे? 2021 में जरूर लड़ेंगे। पॉलिटिक्स ले ही आए सर आप। 2021 और 2024 मैं 21 में अच्छा, लड़ूंगा। ये ओह 2021 में असेंबली मतलब आप केरल विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद 2024 जय माता दी अगर अच्छा कर रहे तो ज़रूर, क्योंकि भाजपा पार्टी को केरला में लेके आना बहुत ज़रूरी है। और मैं उनमें विश्वास करता हूँ कि जैसे कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ केरला में हो रहा है, जो कांग्रेस कम्युनिस्ट का चल रहा है और बहुत ही बेकार चल रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि मोदी जी सरकार को उधर आना चाहिए। और जैसे मैं कार्य करता हूँ और पिछले 4 साल से हूँ उनके जुदा, और अभी पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। और
एनी यंगस्टर शुड टेक इट अप, और मैं भी यही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है, और आई एम वेरी जी। प्राउड ऑफ इट। और दीपक सर, मैं आपको बताऊं कि श्रीशंत को ऑफर भी दिया था बीजेपी ने कि वो शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन शायद श्रीशंत कुछ और स्ट्रेटेजी बना रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का। लेकिन हमारे साथ गौरव है, वॉइस ऑफ दिल्ली, और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा फेज है इसमें एक गाना हो जाए धमाकेदार। डेफिनेटली एक और शेर के साथ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले उनके पर जानते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। वाह, बेहतरीन। इंडिया अपनी जान है, हम हैं हिंदुस्तानी, औलाद है इरादे, जोश है अपना तूफानी, धक्के छुड़ाने के लिए तो हरदम है तैयार।